हेलो गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम लोगों ने जिस कंसेप्ट के बारे में बात करनी है दैट इज़ मोशन। मोशन एक कंसेप्ट है, 9th क्लास में आता है फर्स्ट टाइम आपको। तो हम लोग उतने ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मोशन क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ होते हैं और कैसे हमारे पास मल्टी डायमेंशन में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट की कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं तो आपने याद रखना 3 पैरामीटर जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कभी भी हमने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करना ना, हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट या 3 इंफॉर्मेशंस पक्की होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी है वो 3 इंफॉर्मेशन, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट की स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं हमें 3 चीज़ों के बारे में पक्का पता होना चाहिए। फर्स्ट है उसकी पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है हमारे पास सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स कैसी है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं मोशन या रेस्ट को। और थर्ड पैरामीटर होता है टाइम, जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 फैक्टर हो गए, पोजीशन, सराउंडिंग्स एंड टाइम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पोजीशन किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की मैटर करती है। देखो, पोजीशन तो सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है तो आप मोशन में होंगे। अगर आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रही है तो आप लोग रेस्ट में होंगे। ये डायरेक्ट सी कंडीशन है। तो पोजीशन और टाइम की कंडीशन तो सीधी सीधी है कि अगर पोजीशन में आपके पास चेंज आएगा तो आप लोग मोशन में होंगे, और अगर कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज की सिचुएशन में, आप लोग जो है वो रेस्ट कंडीशन में होंगे। सिमिलरली टाइम की भी हर चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम की रिस्पेक्ट में ही सारी चीजें देखी जाती है। तो टाइम तो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके रिलेटिवनेस में ही हर चीज को हमने कंपेयर करना है। आपकी पोजीशन कब चेंज होगी, किसकी रिस्पेक्ट में चेंज होगी, ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने सारी कंपैरिजन है वो किसकी रिस्पेक्ट में करने हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन पे चेंज आना चाहिए तो आप मोशन में होंगे, नहीं तो रेस्ट में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पास कि सराउंडिंग्स क्या रोल प्ले कर रही है। सराउंडिंग्स का काम क्या है, तो सराउंडिंग्स को समझते हैं कि सराउंडिंग्स क्या रोल प्ले कर लेती है बीच में। देखिए, सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड एक बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो जैसे ही आप बस में जाएंगे तो बस में एक पोजीशन को आप ले लोगे, एक सीट आपने ले ली, एक आपके फ्रेंड ने ले ली। अब अगर आप देखोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। आप दोनों का एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। अगर आपने सेम ही डेस्टिनेशन तक जाना है तो आपका डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा है वहीं बैठा रहेगा। आप भी पूरी जर्नी में थ्रू आउट वैसे ही बैठे रहेंगे अगर बस पूरी भरी हुई है तो। और जहाँ पे आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे आप दोनों उतर जाएंगे, तो वहाँ पे आप मोशन में आएंगे। अभी यहाँ पे देखो, आपके पास पोजीशन आपकी फिक्स्ड है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी रिस्पेक्ट में, बस की रिस्पेक्ट में। बस की पोजीशन देख रहे हैं हम लोग कि बस के अंदर आपकी पोजीशन जो है वो एक ही जगह पे है, इसकी वजह से आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पर अगर आपको कोई थर्ड ऑब्जर्वर बाहर से, बस के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो बस तो जो है वो मोशन में है, बस आगे चल रही है, तो आप भी उसके लिए कैसे हो, मोशन में हो। तो सराउंडिंग्स भी मैटर करती है कि आपके सराउंडिंग वाली चीज़ें भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर सराउंडिंग्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो भी आप लोग जो है वो रेस्ट पे हैं। तो हम लोग मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, मोशन इज डिफाइंड व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एंड सराउंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन भी चेंज करे, अपनी सराउंडिंग्स भी चेंज करे, किसकी रिस्पेक्ट में चेंज करे, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है, उसकी पोजीशन और सराउंडिंग सेम ही रह रही है, फिक्स्ड ही रह रही है, तो हमेशा वो जो है रेस्ट में कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। देखो, जब हम लोग बस के रिगार्डिंग में बात कर रहे थे तो आपकी पोजीशन थ्रू आउट जर्नी चेंज नहीं हुई, मतलब आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। आपने जो सीट पकड़ी थी आप वहीं बैठे रहे, आपके फ्रेंड ने जो सीट पकड़ी थी वो वहीं बैठा रहा, और विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम आपके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था वो सेम ही रहा।
पर जो ऑब्जर्वर बाहर से आपको नोटिस कर रहा था उसके अकॉर्डिंगली आप मोशन में थे। क्यों? क्योंकि बस भी मोशन में थी, तो आप लोग दोनों भी कैसे थे? मोशन में थे। उसकी रिस्पेक्ट में आप बार बार जो है पोजीशन को चेंज कर रहे थे। अब जब मैं ऐसा बोलूं कि पोजीशन के बारे में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ये ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम इसको फिजिक्स में बोलेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि हम किसको रेफरेंस ले करके, किस पॉइंट को रेफर करके हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या डिस्टेंस या उसकी सराउंडिंग्स को मेजर कर पा रहे हैं या डिनोट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जिसकी रेफरेंस पे बात हो रही है, जब मैंने बस के अंदर का एग्जांपल लिया तो मैंने सीट्स की रेफरेंस पे बात की, जब मैंने बस से बाहर का तो हमने ऑब्जर्वर के एस्पेक्ट में बात की। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसने हमें मदद की पोजीशन और उसके मोशन या रेस्ट की कंडीशन को समझने के लिए। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मोशन और रेस्ट की कंडीशन में ये तीन फैक्टर बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से? एक, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, दूसरा उसकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम तो मेजर फैक्टर है ही है, क्योंकि सारी की सारी जो भी मोशन और रेस्ट की कंडीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही देखी जाती है। अब मैं इससे आगे चलूं तो हम लोग दो मेजर चीजों के बारे में बात करेंगे। एक होते हैं बच्चे स्केलर्स और वेक्टर्स। तो हम सबसे पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं आपके पास स्केलर क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड होता है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। इनके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वेयर एज जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनके पास बच्चे मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है ये मोर स्पेसिफिक होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बच्चे आपने मैथ्स में देखा होगा, मैथ्स में हम लोग बोलते हैं कि आपके पास जैसे आयुष ट्रेवल्स 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू स्कूल या ऑफिस डेली। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो 10 किलोमीटर जो है हमारे पास, ये मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है। मतलब 10 किलोमीटर क्या हो गया? मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। ये हमारे पास आधी इंफॉर्मेशन है कि आयुष जो है आपके पास, उसको 10 किलोमीटर की जर्नी है, कहाँ से कहाँ तक, होम से लेके ऑफिस तक। ठीक है। पर अगर मैं वेक्टर का एग्जांपल देने बैठूं, वेक्टर में भी इसी एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स कैसे अलग होते हैं। ठीक है। तो वेक्टर्स किस तरीके से अलग होते हैं? तो जैसे आयुष ट्रेवल्स 10 kilometers towards east daily from home to his office। अब अगर आप ध्यान दो, अगर आप बच्चे ध्यान दो इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर कि कैसे चल रहा है, तो आपके पास आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड तो दे ही रखा है। 10 किलोमीटर क्या है इस ऑब्जेक्ट का? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने न्यूमेरिकल वैल्यू। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी हुई है कि कितनी जर्नी हुई है, तो 10 किलोमीटर की जर्नी हुई है। साथ ही साथ में ईस्ट, आपके पास डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। ये ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो सटीक है, क्योंकि इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी है किसी ऑब्जेक्ट की। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। दूसरा डिफरेंस जो आपने याद रखना है
वो क्या है कि देखो जो आपके स्केलर क्वांटिटीज होती हैं बच्चे, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, जबकि अगर मैं बात करूं इसकी तो इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब नेगेटिव क्यों होगी, सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं कि वाइस जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है वो नेगेटिव क्यों होगी। देखो पॉजिटिव डिस्टेंसेस जैसे मैंने आपको बोला डिस्टेंस की कंडीशन है, डिस्टेंस पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। -10 किलोमीटर आपने कभी नहीं सुना होगा। पर जब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज में -10 भी चलता है। क्यों चलता है उसको अभी हम समझते हैं। देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज में हम किसी भी पोजीशन की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे बहुत मतलब ध्यान देते हैं। इसमें दो फैक्टर है काम की, एक होता है इनिशियल पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की, इनिशियली वो कहाँ पे था, इनिशियली पोजीशन, और सेकेंडली होता है हमारे पास फाइनल पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल सिचुएशन या फाइनल पोजीशन भी हमारे को पता होनी चाहिए कि कहाँ पे पहुंचा। ध्यान रखना आपने कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन बताते हैं तो हम उस पॉइंट को 0,0 ले लेते हैं। अब हम इस ग्राफ को मल्टीपल डायरेक्शंस में तोड़ सकते हैं। आपको पता है सामने की तरफ को नॉर्थ, बैकवर्ड साउथ, इस तरफ आपके पास आ जाता है ईस्ट, और इस तरफ आ जाएगा आपके पास वेस्ट। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि उसने होम से चलना शुरू किया, तो होम को हम लोग 0,0 कोऑर्डिनेट मानेंगे। अब देखिए मैं बोलता हूं कि आयुष 10 किलोमीटर गया आपके पास ईस्ट की तरफ को, तो 10 किलोमीटर पॉजिटिव एक्सिस पे गया, इसलिए ये पॉजिटिव डिस्टेंस कहलाएगा। उसके बाद मैं बोलता हूं ही मूव्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो 20 किलोमीटर में पहले 10 किलोमीटर तो वो यहाँ पे आया 0 पॉइंट पे, और उसके बाद यहाँ पे और आगे गया 10 किलोमीटर। तो जो टोटल जर्नी उसने यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 20 किलोमीटर की थी। पर इसमें ये फर्स्ट 10 किलोमीटर जीरो लाने के लिए, और ये वाला जो 10 किलोमीटर है ये माइनस के साइन के साथ। देयरफॉर इसमें आपके पास डायरेक्शंस मैटर करती है। आप अगर राइट साइड की जर्नी करोगे, कभी भी राइट डिस्टेंसेस पे जाओगे, उनको हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंसेस दिया जाता है। वेयर एज अगर आप लेफ्ट की तरफ को चलोगे तो आप हमेशा उसमें नेगेटिव डिस्टेंसेस देखते हैं। वैसे ही अगर आप नॉर्थवर्ड या सामने की तरफ को चलोगे उसको पॉजिटिव, और बैकवर्ड चलेंगे तो उसको नेगेटिव, जैसे हम लोग ग्राफ करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरीके से हम लोगों ने डिस्टेंसेस को भी पॉजिटिव और नेगेटिव लेना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंसेस पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव कैसे हो सकते हैं। इस तरीके से जो वेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास डिफाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंगली आपको समझ आ गया होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, और हमने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट की सिचुएशन को किस तरीके से समझना होता है।